सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडेंकल गेट की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। आई होप मेरा आवाज़ जा रहा होगा आप सभी तक। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छा कर रहे होंगे सभी लोग। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग, जिसके अंदर वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जो कि सेकंड चैप्टर है हमारा इरिगेशन का। लेक्चर 8 है आज। इसके अंदर आज हम लोग बात करेंगे सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप के, जो कि कवर किया जा रहा है मेरे द्वारा, यानी रवि प्रताप राव, विथ मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो आपके समझ हाजिर है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय सिंह। तो आपके समक्ष हाजिर है हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग लेकर के। चलिए, तो सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट किया जाए सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप के। अभी तक हमने वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स के अंदर कल के क्लास में कंक्लूड करके आपको ये दे दिया कि हमें ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी कैनाल के हेड पे कितना पानी आपको देना है, ये कैलकुलेट करके हमने कल के क्लास में दे दिया था आपको। लेकिन जो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, यानी इरिगेशन के लिए जो वाटर चाहिए कैनाल के हेड पे, वो तो दे दिया मैंने। अब मुझे ये जानना था कि ये जो पानी इरिगेशन वाला मैं दूंगा ये कैनाल के अंदर, ये क्या आपको हमेशा चाहिए होगा, 365 डेज चाहिए होंगे, या फिर कुछ टाइम इंटरवल पे चाहिए होंगे? तो जवाब आया आपका कि नहीं सर, हमें कुछ कुछ दिनों पे चाहिए होंगे, हमेशा जरूरत नहीं है। तो आपको ये जानना जरूरी हो गया फिर कि वो कितने दिन पे चाहिए। दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। तो आज के इस क्लास में हम लोग कंक्लूड करेंगे लास्ट में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या है और कैसे निकल करके आएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन का मतलब ये हुआ कि कितने दिन पे इरिगेशन करना है आपको, तो उसी बेसिस पे वहां पे सप्लाई, हाँ कितने टाइम इंटरवल पे, एकदम सही, कितने, उसी बेसिस पे वहां पे हम लोग मेंटेन करेंगे, कैनाल से वाटर देंगे हम लोग। तो ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड, इरिगेशन इफिशियंसीज, सीजन्स, क्रॉपिंग सीजन्स, ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमने देख लिया कि क्या होता है CIR, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। चलिए ठीक है। सबसे पहले तो ये समझे नाम क्या कहना चाह रहा है, सब कुछ नाम में छिपा रहता है। तो सॉइल का जो मॉइस्चर है उसका इरिगेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, यानी अगर मैं यहाँ फिगर दिखा रहा हूं तो ये जो है सॉइल है, ये जो है आपका सॉइल है, इसके नीचे जब जा रहे हैं हम लोग तो सॉइल है, और इसके अंदर कुछ मॉइस्चर है। अभी मॉइस्चर को कैसे रिलेट किया जाए इरिगेशन से? इरिगेशन मतलब जो आर्टिफिशियल तरीके से पानी पहुंचाया जा रहा है फील्ड में। इसको रिलेट करने के लिए सबसे पहले तो ये समझे, हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, यानी जो जमीन के नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे जब जाएंगे आप तो अर्थ क्रस्ट ही तो मिलेगा। तो उसका सेक्शन कैसे दिखेगा, उसका सेक्शन कैसे दिखेगा? इस सेक्शन को अगर देखा जाए, अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे तो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, एंड सेकेंड वन इज जोन ऑफ रॉक फ्लोएज। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए पहले इस पे ध्यान दे देंगे हम लोग, उसके बाद से आगे समझेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ ग्राउंड लेवल के नीचे वाटर कैसे पाया जा रहा है। तो इसको दो जोन में डिवाइड किया गया है, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर और जोन ऑफ रॉक फ्लोएज। अब बात समझिए, ये जो रॉक फ्लोएज में होता है ये इंटरनल वाटर होता है, इसे इंटरनल वाटर बोला जा रहा है, जो रॉक के अंदर फ्लो कर रहा है। अब इसके ऊपर जब जाएंगे तो एक वाटर टेबल दिखेगा, वाटर टेबल तो सबको पता है, वाटर टेबल तो सबको पता है। यानी जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एरिएशन जोन है और दूसरा सेचुरेशन जोन है। सेचुरेशन जोन उसे बोल रहा हूं जो वाटर टेबल के पार्ट, वाटर टेबल के नीचे आ रहा है, यानी वाटर टेबल वाला पार्ट। और वाटर टेबल के ऊपर जो होगा वो कौन सा है? एरेशन जोन है। क्लियर है?
अब एरेशन जोन में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ पार्ट जो होगा ये कौन सा होगा, कैपिलरिटी एक्शन होगा इसके अंदर, यानी कैपिलरिटी के थ्रू वाटर अवेलेबल होगा यहाँ पे भी, तो ये कैपिलरिटी वाटर हो गया। अब ये जो पार्ट है ये कौन सा है आपका, इंटरमीडिएट वाटर हो गया, इंटरमीडिएट वाटर जोन हो गया। और ये जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, सॉइल वाटर, या फिर इसे बोला जाता है क्या, रूट वाटर जोन, इसे बोला जाता है रूट वाटर जोन या फिर सॉइल वाटर जोन। ठीक है ये बात। तो अब मुझे एक बात बताइए आप, यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा, ये तो समझ में आ रहा है, सेचुरेशन जोन है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 होगा। इस कैपिलरिटी वाले में डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा, इसमें भी 1 होगा। और यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा, लेस देन 1 होगा। यानी यहाँ पे जितने भी एयर वर्ड्स हैं वो सारे के सारे फील्ड हैं किससे, मॉइस्चर से, वाटर से, इसलिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हो गया। यहाँ पे सारे सारे फील्ड नहीं है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। तो मैं आपको बताया कि ग्राउंड लेवल के नीचे जब जाएंगे आप तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब क्या होता है, आप क्रॉप लगाते हो जमीन के नीचे ऐसे ही तो लगाते हो, ये लो पेड़ लगा दिया आपने, ये पेड़ लगा दिया आपने, ठीक है, क्रॉप लगा दिया आपने, ये क्रॉप लगा दिया आपने। तो ये क्रॉप जो गया इसका अर्थ सरफेस के नीचे गया, तो ये एक तो दिख रहा है आपको रूट जोन, और रूट जोन ही हमारा मेन कंसर्न है हालांकि। तो हमारे रूट जोन की बात हो रही है, तो रूट जोन में कुछ इस तरीके से जो रूट्स दिखेंगे आपको। अब होता क्या है, अच्छा इसे एक और चीज मैं बता दूं आपको, यहाँ पे लिखा होगा कहीं, इसे बोला जाता है जोन ऑफ वेरिएशन को वेडोस जोन भी बोला जाता है, कहीं लिखा है क्या, ये लिखा हुआ है। तो इसे वेडोस जोन भी बोला जाता है, तो जो भी ये नाम क्लियर रखिएगा। चलिए, तो अब मैं बात क्या करने वाला हूँ, अब बात को समझिएगा। ये मैं आपको दिखा दिया, ये मैं आपको दिखा दिया, ये कहानी पूरी समझ में आ गई। अब इस बात को समझिए जरा सा, नेक्स्ट पेज पे आता हूँ मैं। चलो फील्ड कैपेसिटी की बात करनी है तो यहीं से समझते हैं। ठीक है, अच्छा डिग्री ऑफ सैचुरेशन लिख लिया था कि नहीं, फिर से लिख दे रहा हूँ अगर नहीं लिखा है आपने तो। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे लेस देन 1 होगा, और यहाँ पे लेस देन 1। अच्छा इसको रूट वाटर जोन भी बोला जा रहा है। अब देखिए क्या होगा, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब पेड़ लगाया है आपने, पानी दे रहे हैं, अब इस फील्ड में पानी पहुंचा रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं, वाटरिंग जो है कर रहे हैं, इरिगेशन के थ्रू पानी मिल रहा होगा, या इरिगेशन के थ्रू पानी मिल रहा होगा, या फिर रेनफॉल के थ्रू पानी मिल रहा होगा। यही दो तरीके तो हो सकते हैं, यानी बारिश के द्वारा पानी पहुंच रहा होगा इस फील्ड में, बारिश के द्वारा मान लीजिए पानी पहुंच रहा होगा, या फिर कैसे आ रहा होगा, इरिगेशन के थ्रू आ रहा होगा। तो दोनों तरीके से पानी आ रहा होगा। तब ये पानी जब जाएगा, ये देखिए ये पानी, कुछ पानी तो क्या होगा, सीधे जाकर के किसको ज्वाइन कर लेगा, वाटर टेबल को। ये जो पानी होगा सीधे जाकर के कुछ पानी किसको ज्वाइन कर लेगा, वाटर टेबल को। लेकिन इसमें से कुछ जो वाटर होगा वो यहीं नहीं रुक जाएगा, ये जो होगा कुछ ना कुछ वाटर यहीं नहीं रुक जाएगा, यही नहीं रुक जाएगा। और ये जो वाटर रुकेगा, ये जो रुकेगा सॉइल ग्रेन्स के ऊपर, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के चलते, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के चलते, या फिर बाय लूज केमिकल बॉन्ड्स। और जो ये वाटर रुक रहा है, ये जो वाटर रुक जा रहा है, वाटर टेबल को ज्वाइन नहीं कर रहा है, वो आसानी से ड्यू टू ग्रेविटी नहीं जा रहा है, उसी वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी। उसी वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी। तो इसको हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है समझते हैं इस बात को हम लोग। स्टेटमेंट कह रहा है आफ्टर आफ्टर एक सेकेंड, आफ्टर अ रेन or irrigation water application, when all the gravity water has drained down,
टू द वाटर टेबल, सारा पानी चला गया ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इज रिटेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल ग्रेन्स बाय मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड बाय लूज केमिकल बॉन्ड्स। दोनों रीजन हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के चलते और लूज केमिकल बॉन्ड्स के चलते। दिस वाटर कैन नॉट बी इजिली ड्रेन्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड इज नोन एज फील्ड कैपेसिटी। बात समझ में आया इतना? तो जो पानी रुका रूट जोन में, वो किन की वजह से रुका? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से रुका और लूज केमिकल बॉन्ड्स की वजह से रुका। तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से जो वाटर रुकता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से जो वाटर रुकता है, वो वाटर आसानी से प्लांट द्वारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन का यूज करके वो प्लांट द्वारा वो वाटर आसानी से यूज कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। लेकिन लूज केमिकल बॉन्ड्स की वजह से, यानी एडजॉर्प्शन की वजह से जो वाटर रुका है, उस वाटर को प्लांट या क्रॉप आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है, यूज नहीं कर पाता है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि ये कैपिलरी वाटर नहीं होता है। लूज केमिकल बॉन्ड्स के चलते जो रुक रहा है वो कैपिलरी वाटर नहीं होता है, इसलिए उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। लेकिन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के चलते जो रुक रहा है वो कैपिलरी वाटर होता है, उसको आसानी से यूज कर लेता है। बात समझ में आ रहा है? तो जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के चलते वाटर रुका है, उस वाटर को हमने क्या नाम दिया? उस वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? अवेलेबल वाटर बोलते हैं। और जो जो एडजॉर्प्शन के चलते रुका, लूज केमिकल बॉन्ड्स के चलते रुका, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? अनअवेलेबल वाटर बोल रहे हैं। उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? अनअवेलेबल वाटर बोल रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश करी है। यहाँ पे डेप्थ है, यहाँ पे वाटर है। तो अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में ऐसे बोल सकते हैं आप, ये कोई पेड़ लगाया गया है, ये पेड़ लगाया गया, तो अगर पानी यहाँ तक पूरा, ये ग्राउंड लेवल है, पूरा पानी भरा हुआ है तो फील्ड कैपेसिटी तक है। पूरा पानी भर दोगे तो सेचुरेटेड हो जाएगा, सेचुरेटेड किया नहीं जाता, वाटर लॉगिंग हो जाएगा, उसकी कहानी अलग है। तो इस पानी जो अवेलेबल है, इसमें से कुछ पार्ट अवेलेबल है, कुछ अनअवेलेबल है। तो ये जो अवेलेबल है, इसे क्या बोल रहे हैं? कौन सा वाटर है? जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के चलते रुका है, यानी ये कौन सा वाटर कहलाया जा रहा है? कैपिलरी वाटर कहला रहा है। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैपिलरी वाटर बोल रहे हैं। और ये जो पानी है, जो अनअवेलेबल है, जो यूज नहीं हो पा रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम लोग हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो कि प्लांट के द्वारा यूज नहीं हो पा रहा है, और ये प्लांट के द्वारा यूज हो जा रहा है। तो इस फील्ड कैपेसिटी के वाटर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है क्या? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये पानी इसके नीचे है, यानी ये पानी क्रॉप द्वारा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। इसे हमने नाम दे दिया है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये यूज हो रहा है। अब इसमें भी जो यूज हो रहा है ना, उसमें भी कुछ पार्ट जो है इफेक्टिवली यूज होता है और कुछ पार्ट नॉर्मल यूज होता है। उस बात को आगे मैं समझा दूंगा, क्योंकि इस पेज पे ज्यादा कुछ हो जाएगा। तो अगर मैं इस बात को लिखूं जरा, अब इस बात को, स्टेटमेंट को लिखता हूं मैं। इस बात को लिखा जाए अगर, तो मैंने तो ये बता दिया फील्ड कैपेसिटी क्या है, लेकिन उनमें से कौन सा वाटर जो है वो कैपिलरी है और कौन सा हाइग्रोस्कोपिक, इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। चलिए, तो इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं हम लोग। द फील्ड कैपेसिटी द फील्ड कैपेसिटी द फील्ड कैपेसिटी वाटर consist of two parts consist of two parts two parts one part, जिसमें से एक पार्ट अगर आप देखें, one part that which attached to the
that which attached to the, अब ये दिख रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको लिख करके क्योंकि नोट्स में भी बना लें आप, टू द soil molecules, to the soil molecules by surface tension, to the soil molecules by the surface tension against gravitation, against gravitational forces, against gravitational forces, and can be extracted by plant, and can be extracted by plant, and can be extracted by plant by capillarity, by capillarity. इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, दिस वाटर इज कॉल्ड, दिस वाटर इज कॉल्ड कैपिलरिटी वाटर. तो प्लांट जो है कैपिलरिटी वाटर को ही केवल यूज कर पाता है. दूसरा पॉइंट, दूसरा पार्ट क्या है, द अदर पार्ट, द अदर पार्ट is that which is attached, that which is attached to the soil molecules, to the soil molecules by loose chemical bonds, by loose chemical bonds, and this water cannot be removed by capillarity, removed by capillarity. ये कैपिलरिटी के द्वारा यूज नहीं हो पाएगा, by capillarity, and is not available, and is not available for the plants, available for the plants. और इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, called as hygroscopic water. तो आपको मैंने नोट के फॉर्म में भी दे दिया, called as hygroscopic water, called as hygroscopic water. हाँ ठीक है. तो बात हो गई है, आगे चले हम लोग. अब मैंने ये बात बताया, थोड़ा सा इसको एक बार और समझे हम लोग, एक फिगर प्रॉपर तरीके से यहाँ बनाए. सॉरी, कलर ले लेते हैं, ये वाला ये ले लेते हैं. मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाला फिगर से समझ जाएंगे क्या, नहीं समझ पाएंगे. चलिए इसी से समझते हैं, बना ही लेते हैं एक फिगर. ये आपका आ गया फील्ड कैपेसिटी, ये आ गया आपका परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, और ये आ गया आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट. ठीक है, अब इस बात को समझते हैं यहाँ पे हम लोग. तो यहाँ पे रहेगा वाटर का कंटेंट, यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ वाटर का कंटेंट दिखा रहा हूँ मैं, वाटर का कंटेंट दिखा रहा हूँ मैं, और यहाँ टाइम दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ टाइम दिखा रहा हूँ. देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ये क्रॉप लगाया ना, ये क्रॉप लगाया, तो इस क्रॉप के अंदर पानी ये अवेलेबल है. ये पानी जो अवेलेबल रखना है आपको, कहाँ तक रखना है, कहाँ तक चाहिए आपको एक्चुअली, ये पानी जो चाहिए आपको कहाँ तक चाहिए, फील्ड कैपेसिटी तक. ये है फील्ड कैपेसिटी. ठीक, अब ये पानी जो है, इसमें से यूज कौन सा एरिया हो रहा है, कौन सा एरिया यूज हो रहा है,
ये जो यूज हो रहा है, ये से बोल रहे हो आप, इससे बोल रहे हो आप अवेलेबल मॉइस्चर, इसे बोल रहे हो अवेलेबल मॉइस्चर, और इसे बोल रहे हो क्या आप, अनअवेलेबल मॉइस्चर, इसे बोल रहे हो आप अनअवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है, तो मैं इसे लिख दे रहा हूं यहाँ पे, दिख रहा है ना सारा कलर। ये क्या कह रहे हो आप, अवेलेबल मॉइस्चर या अवेलेबल वाटर, और इसे क्या बोल रहे हो आप, अनअवेलेबल। तो जो फिल्ड कैपेसिटी तक वाटर है, इसको दो पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया है। अब इस पॉइंट को क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, इसे बोल रहे हो आप परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्योंकि इसके नीचे का जो वाटर है ना, इसके नीचे का जो वाटर है वो अनअवेलेबल है। इससे प्लांट जो है, हाँ, प्लांट सूखना स्टार्ट कब से करता है, यहां से, जब पानी जो है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के नीचे चला जाएगा, यानी इससे कम पानी हो जाएगा। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से कम पानी अगर अवेलेबल रहेगा फील्ड में, तब फिर प्लांट सूखने लग जाएगा। यानी जो पानी है ना, आपको इससे ऊपर ही रखना है मेरे दोस्त, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से ज्यादा ही रखना है आपको। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से कम पानी ज्यों हुआ, ज्यों पानी कम हुआ, पेड़ सूखने लग जाएगा। इसीलिए बोला जाता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिस पे विल्टिंग स्टार्ट होगा, यानी पेड़ सूखने लग जाएगा। अब इसके अंदर देखा जाए, ये जो अवेलेबल मॉइस्चर है, इसके अंदर देखा जाएगा तो इसको, ये प्लांट जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू यूज करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हो आप, कैपिलरी वाटर बोलते हो। इसीलिए इसको क्या बोलते हो आप, कैपिलरी वाटर भी बोलते हो आप, कैपिलरी वाटर भी बोलते हो आप। ये सब यहाँ लिख रहा हूं मैं साइड में, क्योंकि जगह नहीं है, आप उसको नोट्स में लिख लेना। अनअवेलेबल मॉइस्चर यानी जो अवेलेबल नहीं है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बोलते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर नाम से भी जाना जाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब अगर बात करा जाए, अब अगर बात करा जाए इस अवेलेबल मॉइस्चर में, अगर देखा जाए तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब इस पेड़ को हटा रहा हूं मैं, क्योंकि पेड़ जो है समस्या क्रिएट कर रहा है। अरे सॉरी, पेड़ के अलावा ये भी हटने लग गया था। पेड़ को हटा दिया मैंने, थोड़ा जगह बन गया। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसे बोला जा रहा है क्या, इसे बोला जा रहा है अवेलेबल मॉइस्चर, और इसे बोला जाएगा क्या, इसे बोला जाएगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब मैं लिख रहा हूं व्हाइट कलर से, इसे क्या बोला गया, ये इस अवेलेबल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इसे बोला मैंने, इसे बोला मैंने रीडली अवेलेबल मॉइस्चर, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। रीडली अवेलेबल मॉइस्चर का मतलब क्या हुआ, कि ये वाला जो मॉइस्चर होगा ना, ये प्लांट बहुत अच्छे से यूज करेगा। और ये वाला क्या है, नॉन रीडली अवेलेबल मॉइस्चर, नॉन रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। यानी इस अवेलेबल मॉइस्चर को प्लांट यूज कर रहा है अपनी ग्रोथ के लिए, लेकिन इसमें से भी जो रीडली अवेलेबल मॉइस्चर वाला पार्ट है, ये आसानी से यूज करेगा। नॉन रेडिली अवेलेबल भी यूज करेगा, ऐसा नहीं प्लांट सूखने लग जाएगा, लेकिन वो इफेक्टिवली यूज नहीं करेगा। तो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर जो होता है, वो जनरली अवेलेबल मॉइस्चर का, यानी इसका 75 से 80% पोर्शन होता है। यानी अगर आपको इरिगेशन करना है ना, इरिगेशन करना है, तो इस पॉइंट पे कर देना चाहिए। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, OMC पॉइंट। यानी जब भी अगर आपको फील्ड में वाटर मेंटेन करना है, तो ये इतना मेंटेन करके रखना चाहिए,
अगर इतना मेंटेन करके रख रहे हो, यानी रीडली अवेलेबल मॉइस्चर मेंटेन करके रख रहे हो, तो आपके जो क्रॉप है उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, रिस्क नहीं है कोई। ये कहने का मतलब हुआ। इसका मतलब ये एकदम नहीं हुआ। अच्छा, रेड कलर यूज ना करें, ठीक है। इसका मतलब एकदम ये नहीं हुआ कि पेड़ सूखने लग जाएगा। तो फील्ड कैपेसिटी पॉइंट समझ में आ रहा है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वाला पॉइंट समझ में आ रहा है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट समझ में आ रहा है, यानी पानी जो है फील्ड कैपेसिटी तक होना चाहिए फील्ड में। अब ओएमसी तक का कहानी का मतलब ये हुआ, अगर फील्ड कैपेसिटी तक रह रहा है तो इसमें से दो पार्ट है, एक अवेलेबल है एक अनअवेलेबल है। अवेलेबल को कैपिलरी वाटर बोल रहे हैं, अनअवेलेबल को हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोल रहे हैं। कैपिलरी वाटर वो वाटर है जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के चलते रुका था सॉइल ग्रेन्स के ऊपर, और अनअवेलेबल यानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर उसे बोल रहे हैं जो लूज केमिकल बॉन्ड्स के चलते रुका हुआ था। तो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लांट द्वारा यूज नहीं हो पाता है, कैपिलरी वाटर यूज हो पाता है। अब इस कैपिलरी वाटर में भी एक रीडली अवेलेबल मॉइस्चर, एक नॉन रीडली अवेलेबल मॉइस्चर है। रीडली अवेलेबल मॉइस्चर 75 से 80% है, और नॉन रीडली अवेलेबल बाकी बचा हुआ पोर्शन है अवेलेबल का। अब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को लिख दिया मैंने, अगर आप समझ गए तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा। So permanent wilting point is that water content at which plants can no longer extract sufficient water for its growth and wilts up। यानी वो पॉइंट है जिसके नीचे अगर आप जाओगे तो जिससे कम पानी रखोगे आप, तो फिर वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और विल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, पेड़ सूखने लग जाएगा। The water left in the soil after the permanent wilting point is reached cannot be removed and is known as unavailable moisture or hygroscopic moisture। unavailable moisture और hygroscopic moisture क्या लिख रहे हो? रेंज 75 से 80%, हाँ 75 से 80% होता है, उसे 75 मान लो 80 मान लो, गलत नहीं है। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की बात समझ में आ गई। रीडली अवेलेबल मॉइस्चर जो मैंने अभी आपको बताया, नोट भी कर दिया है इसे। It is the portion of the available moisture which is mostly extracted by the plants and is approximately 75 to 80% of the available moisture। 75 से 80% होता है, 75 से 80% होता है। बाकी क्या होगा अवेलेबल मॉइस्चर में? नॉन रीडली अवेलेबल मॉइस्चर होगा। बात समझ में आ गई? अब समझिए, अब यहां से वही चीज है, ये विल्टिंग कोफिशिएंट हुआ, ये विल्टिंग कोफिशिएंट हुआ आपका, ये ऑप्टिमम ओएमसी हुआ। मैंने बोला ये रीडली अवेलेबल मॉइस्चर है, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा फिर? ये नॉन रीडली अवेलेबल हो जाएगा, फील्ड कैपेसिटी हुआ। अब मैंने बोला कि मान लो किसी फील्ड में पानी यहाँ तक रखे हो आप, ठीक। अब पानी धीरे धीरे क्या होगा, फील्ड में खत्म होता जाएगा। भर दिए थे फील्ड यहाँ तक, कहाँ तक? फील्ड कैपेसिटी तक। अब धीरे धीरे कुछ दिनों पे क्या होगा, पानी खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो कब 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 किस पॉइंट पे आओगे तो फिर से इरिगेशन कर दोगे? ज्यों खत्म होते 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 कम होते होते पानी कहाँ तक पहुंचा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक पहुंचा, तुरंत फिर से क्या कर दोगे, इरिगेशन कर दोगे आप। क्यों? और कम होने क्यों नहीं दिया आपने? क्या इससे कम होता तो दिक्कत हो जाता? क्या कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहां तक पानी अगर रखोगे ना तो वो आसानी से प्लांट एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है। इससे नीचे जाओगे सूखने लगे ना, ना नहीं सूखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से यूज नहीं हो पा रहा है। अब इससे कम करोगे, तब इससे पानी कम नीचे चले गया, तब विल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, पेड़ सूख जाएगा, फिर जिम्मेदारी नहीं है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो फिर जो है पानी भर दिया आपने, फिर धीरे धीरे पानी खत्म होता गया, खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जो यहाँ पे पहुंचा तुरंत इरिगेशन कर दो, भर दो पानी फील्ड में, फिर से कहाँ तक, फील्ड कैपेसिटी तक, फिर खत्म होता जाएगा। तो यहाँ पे ये जो टाइम मिल रहा है ना, ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन है। इसी को तो बोल रहे हैं आप क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। The irrigation water should be supplied as soon as the moisture falls up to this optimum level and its quantity should be just sufficient, फिर से quantity इतना sufficient होना चाहिए to bring the moisture content up to its field capacity, up to its field capacity। तो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? फील्ड कैपेसिटी तक आप क्या कर दोगे, इसे भर दोगे। अब ये सारे टर्म्स अगर आपने समझ लिए,
सारे टर्म्स समझ लिए। तो अब हमें फील्ड कैपेसिटी को न्यूमेरिकली समझना है, इसे कैलकुलेट करके देना है। आप बात समझ में आ गया क्या होता है फील्ड कैपेसिटी? जमीन के नीचे जब पानी दे रहे हो आप, चाहे इरिगेशन से चाहे नेचुरल फॉल से, रेनफॉल से, तो पानी, कुछ पानी सीधे वाटर टेबल को ज्वाइन करेगा, लेकिन कुछ पॉइंट सॉइल ग्रेन्स के ऊपर रुक जाएगा। वो जो पानी रुक रहा है, दो तरीके का पानी रुक रहा है, एक मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के चलते और एक लूज केमिकल बॉन्ड्स के चलते। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के चलते जो पानी रुक रहे हैं वो कैपिलरी वाटर बोले जा रहे हैं, जो अवेलेबल वाटर है जिनको आसानी से प्लांट यूज करेगा। जो लूज केमिकल बॉन्ड के चलते रुक रहे हैं हाइग्रोस्कोपिक अनअवेलेबल वाटर है, जिनको प्लांट यूज नहीं कर पाएगा। उन अवेलेबल मॉइस्चर में भी 75 से 80% हिस्सा ही केवल आसानी से यूज हो पाता है, रीडली अवेलेबल रहता है। बाकी जो बचे 20 से 25%, जो भी 30% तक, सॉरी 20 से 25% तक, वो आसानी से यूज नहीं हो पाता है। अब रीडली अवेलेबल मॉइस्चर मेंटेन करके रखोगे हमेशा तो प्लांट सही रहेगा। यानी पानी फील्ड कैपेसिटी तक भरे रहो, जब वो कम होने लग जाए पानी, जब ओएमसी पे आए, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे आए, तुरंत इरिगेशन कर दो, फिर भर दो फील्ड कैपेसिटी तक। फिर पानी धीरे धीरे खत्म होगा, फिर ओएमसी पे जो पानी इससे कम मत होने दो, जो इससे कम होगा दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, फिर तुरंत पानी भर दो फील्ड कैपेसिटी तक। यानी पानी को तो फील्ड कैपेसिटी तक रखना है। ओएमसी से फील्ड कैपेसिटी के बीच में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओएमसी से कम नहीं होना चाहिए। जो एएमसी पे आए तुरंत पानी भर के फील्ड कैपेसिटी तक भर के रखो आप। ये प्रोसेस है और इसे फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन बोलते हैं। तो अब हमें फील्ड कैपेसिटी को मेजर करना है, जरा इस बात को समझते हैं। फील्ड कैपेसिटी को समझते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी अगर मैं लिखूं मेरे दोस्त, एक बात बताओ, फील्ड कैपेसिटी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू, फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू weight of water, weight of water retained, weight of water retained, weight of water retained in a certain volume of soil, in a certain volume of soil, divided by weight of same volume of dry soil, same volume of dry soil into 100। यही होता है फील्ड कैपेसिटी, समझ लीजिए कैसे, यही होता है फील्ड कैपेसिटी, समझ लीजिए कैसे। अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, अगर आप देखें तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बात बोली आपसे कि जो पानी रुक जा रहा है, तो पानी रुक जा रहा है तो सॉइल के पार्टिकल के ऊपर ही रुक रहा है, सॉइल में ही रुक रहा है। तो मैंने लिखा वेट ऑफ वाटर रिटेन इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, एक सॉइल का वॉल्यूम, उसमें कुछ वाटर रुक रहा है। और ये चीज अगर मुझे बताना है तो किसी के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, तो उतना ही सॉइल, अगर ड्राई सॉइल है तो उसी के रिस्पेक्ट में निकाल करके मैंने दिखा दिया आपको। अब अगर ये फील्ड कैपेसिटी है, फील्ड कैपेसिटी है, जरा ध्यान दीजिएगा एक बात। अगर आप कंसीडर कर लीजिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया, इफ यू कंसीडर 1 मीटर स्क्वायर एरिया, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया आप कंसीडर कर रहे हैं, और डी मीटर डेप्थ एंड डी मीटर डेप्थ ऑफ रूट जोन, मान लीजिए रूट जोन का जो डेप्थ है वो कितना है, डी मीटर है। तो इस बात को ऐसे नहीं लिखा जा सकता क्या? अगर मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ सॉइल, अगर मैं लिखूं वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो ये क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता? एरिया, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, डेप्थ कितना है डी मीटर, ये वॉल्यूम निकल करके नहीं चला आया क्या? अगर ये सॉइल का वॉल्यूम निकल करके आ गया, तो अगर मुझे वेट निकालना हो, इस सॉइल का वेट निकालना हो, तो मैं क्या कर दूंगा, वेट ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, इस वॉल्यूम में, यानी डी, डी ही तो है, अभी डी मीटर क्यूब निकल करके आया है, तो इस वॉल्यूम में अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दूं, किसके यूनिट वेट से, किसके यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करूं, वेयर गामा डी इज व्हाट, गामा डी इज यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल। बात समझ में आ रहा है? यूनिट क्या ले लेंगे आप, किलो न्यूटन, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कि तो क्या ये वेट ऑफ सॉइल निकल करके नहीं आ जाएगा? क्या ये
वेट ऑफ सॉइल निकल करके नहीं आ जाएगा। अब मैं देखो इस बात को लिखूं तो फील्ड कैपेसिटी में जो लिख रहा था, फील्ड कैपेसिटी, क्या इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? वेट ऑफ वाटर रिटेन, वेट ऑफ वाटर रिटेन इन इन अ सर्टेन वॉल्यूम बोल लूं या यूनिट एरिया बोल लूं? यूनिट एरिया ऑफ सॉइल, बात तो एक ही हुआ। अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा? नीचे क्या बोला था आपने, क्या कैलकुलेट करने को बोला था आपने? वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, ये देखिए कैलकुलेट कर तो लिया है आपने। क्या निकल करके आया है? डी गामा डी। क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत? अब डी गामा डी निकल करके आ गया। अब इस बात को ऐसे लिखूं मैं, अब देखिए इस बात को मैं कैसे लिख रहा हूं, ये वाला पॉइंट लिख रहा हूं मैं। तो वेट ऑफ वाटर क्या था ये? वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड, weight of water retained in certain volume या area, unit area of soil, retained in unit area of soil is equal to क्या निकल करके आ जाएगा? ये फील्ड कैपेसिटी इनटू डी इंटू गामा डी निकल करके आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब अगर वॉल्यूम, इस वेट की जगह पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इस वेट को मैं वॉल्यूम लिखूं तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं वॉल्यूम लिखूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड इन यूनिट एरिया ऑफ सॉइल, तो अगर मैं वॉल्यूम लिखूंगा तो ये जो है फील्ड कैपेसिटी इंटू डी इंटू गामा डी। अब वॉल्यूम लिखा तो यहाँ यूनिट वेट ही तो आ जाएगा वाटर का नीचे, बस। वेट और वॉल्यूम, वॉल्यूम में वेट पता करना है तो गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई कर दो, वेट आ जाएगा, खत्म बात। अगर मैं ये वॉल्यूम की जगह पे डेप्थ बोलूं, ध्यान से सुनते जाओ, वॉल्यूम देखो, वेट से वॉल्यूम पे आया, वॉल्यूम से किस पे आ रहा हूं? डेप्थ पे आ रहा हूं। तो डेप्थ ऑफ वाटर में बोल रहा हूं, तो यानी इस वॉल्यूम में किससे डिवाइड कर दूंगा मैं? एरिया से। तो डेप्थ ऑफ वाटर इन सॉइल, इन सॉइल, और रूट जोन बोल लीजिए, रूट जोन, रूट जोन इन फिलिंग द सॉइल, अब पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फिलिंग द सॉइल अप टू द फील्ड कैपेसिटी, अप टू द फील्ड कैपेसिटी। अभी क्या निकल करके आ जाएगा? फील्ड कैपेसिटी इंटू डी इंटू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू था। अब एरिया से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। वॉल्यूम से डेप्थ चाहिए तो एरिया से डिवाइड कर दो, और एरिया कितना लेकर के चला है आपने? 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? अगर यहां तक बात को समझ गए जय, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसको हमने जो है डिनोट करना है डी डब्ल्यू से, मैं कर रहा हूं अपने आसानी के लिए। तो अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख दूंगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी इंटू डी गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। अब यहां से क्या बात पता चली आपको? यहां से क्या बात पता चली? यहां यहीं से सारी चीजें अब निकल करके आ गई आपके पास। इसे जरा घेर के बना लिया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए, मैंने लाइन लिखी है इसीलिए पूरी लाइन लिखी है। ये जो डी डब्ल्यू है, ध्यान से पढ़िएगा जरा। डेप्थ ऑफ वाटर इन सॉइल और रूट जोन इन फिलिंग द सॉइल अप टू द फील्ड कैपेसिटी। यानी ये जो रूट जोन है ना मेरे दोस्त, ये पेड़ लगा है ना, तो इसमें पानी चाहिए, पानी कुछ चाहिए। तो ये पानी जो दे रहे हैं आप, ये पूरे सॉइल में फैल जा रहा है। लेकिन अगर मैं डेप्थ के टर्म में बोलूं, ये डेप्थ के टर्म में मैं पूछ रहा हूं, तो ये डेप्थ के टर्म में मैंने बताया है। तो एक्चुअली पानी डेप्थ के रूप में केवल थोड़ी ना होगा, तो पूरे सारे जगहों पे फैल गया होगा। तो मैं डेप्थ ऑफ वाटर पूछ रहा हूं, जितना पानी देने पे, इतना डेप्थ ऑफ वाटर देने पे इस रूट जोन के अंदर जो पानी है वो किस लिमिट तक पहुंच जाएगा? फील्ड कैपेसिटी तक, जितना आपको मेंटेन करना था। तो फील्ड कैपेसिटी तक वाटर को पहुंचाने के लिए डेप्थ ऑफ वाटर कितना चाहिए, ये निकल करके आया है।
आप बोलोगे नहीं सर मुझे फील्ड कैपेसिटी तक नहीं पहुंचाना है। ध्यान से समझिएगा, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। आप बोलोगे अगर मुझे फील्ड कैपेसिटी तक नहीं पहुंचाना है सर, मुझे कहां तक पहुंचाना है? आप बोलोगे कहां तक पहुंचाना है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाना है। मतलब आपको जो पानी यहां तक नहीं पहुंचाना है, आपको कहां तक चाहिए? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक चाहिए। ठीक है, तब डेप्थ ऑफ वाटर क्या होगा समझिए। अभी ये डेप्थ ऑफ वाटर जो निकाला है वो रूट जोन में पानी कहां तक चाहिए? फील्ड कैपेसिटी तक। अभी आपको कहां पे चाहिए? अभी आपको चाहिए परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में। तो बस यहां पे लिख दो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इंटू इंटू डी इंटू गामा डी इंटू डी इंटू गामा डी अपॉन में गामा डब्ल्यू। फॉर्मूला वही है, बस ये चेंज हुआ है, लेकिन ये डी डब्ल्यू क्या निकल करके आया है? डेप्थ ऑफ वाटर ही निकल करके आया है। लेकिन उस सॉइल में डेप्थ ऑफ वाटर इन सॉइल इन रूट जोन इन इन फिलिंग इन रूट जोन इन रूट जोन in filling the pores या the pores या filling the soil, sorry, filling the soil up to permanent wilting point। ये बस चेंज हो जाएगा ना। आप बोलोगे नहीं सर मुझे जो है रूट जोन में जो पानी चाहिए वो कहां तक चाहिए? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक चाहिए। तब डेप्थ ऑफ वाटर कितना चाहिए? तब डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? तब डेप्थ ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इनटू डी गामा डी अपॉन क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू। अब ये डी डब्ल्यू क्या निकल करके आया? ये डी डब्ल्यू अभी के केस में क्या है? ये डेप्थ ऑफ वाटर है। डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन, इन रूट जोन, जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। इन फिलिंग द सॉइल, इन फिलिंग द सॉइल, फिलिंग द सॉइल अप टू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? तो डी डब्ल्यू का मतलब समझ में आ गया आपको। यहां पे डी डब्ल्यू का मतलब क्या है? ये है डेप्थ ऑफ वाटर इन सॉइल और रूट जोन इन फिलिंग द सॉइल अप टू द फील्ड कैपेसिटी। अब निकाल लीजिए, फील्ड कैपेसिटी निकालना है तो फील्ड कैपेसिटी यहां से क्या हो जाएगा? फील्ड कैपेसिटी क्या हो जाएगा? फील्ड कैपेसिटी क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन में क्या होगा? डी इंटू गामा डी। आप बोलोगे नहीं सर मुझे ये भी बता दो, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट भी बता दो। ये भी निकल जाएगा। देखिए आप एक चीजों से क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर ले रहे हो। डी डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन में डी गामा डू डी, यहां से भी ये निकल आएगा। ओएमसी क्या हो जाएगा? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन में डी इंटू गामा डी। आप बोलोगे सब फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन डी डब्ल्यू की वैल्यू सब में क्या है? डिफरेंट है। और क्या है वो मैंने लिख दिया। बात समझ में आ रहा है? ये चेंज है, ये चेंज है। अगर पी निकालना है तो डी डब्ल्यू की वैल्यू पी तक यूज करेंगे। ओएमसी निकालना है तो डी डब्ल्यू की वैल्यू ओएमसी तक यूज करेंगे। अगर आपको फील्ड कैपेसिटी निकालना है तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कहां तक? फील्ड कैपेसिटी तक यूज करेंगे। और ये तीनों फॉर्मूले आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो हम लोग कल न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसमें सारी चीजें यूज होंगी, इसलिए आपको ये बता रहा हूं। तो ये कल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल न्यूमेरिकल करूंगा मैं तब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक चीज समझिए, ये जो फील्ड कैपेसिटी आपने बताया डी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू, बात समझिएगा जरा। फील्ड कैपेसिटी क्या बताया आपने यहां से निकाल करके? डी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू अपॉन में डी इंटू गामा डी। यहाँ पे यूनिट एरिया लिया है आपने। अगर मैं एरिया को कंसीडर करूं तो 1 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर से अगर कर दूं तो ऊपर नीचे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये डी डब्ल्यू इंटू 1 मीटर स्क्वायर ये क्या निकल करके आ जाएगा? वॉल्यूम निकल करके नहीं आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन में देखिए क्या है? डी इंटू 1 मीटर स्क्वायर वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा या वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स निकल करके आएगा? टोटल निकल करके आ जाएगा इनटू ये गामा डी। बात समझिएगा जरा। अब अगर चीज याद हो आपको तो पोरोसिटी क्या होता है? सवाल में पढ़ा है आपने, पोरोसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स? टोटल वॉल्यूम।
ठीक है, टोटल वॉल्यूम। लेकिन एक चीज समझिएगा, VW जो है, VW जो है हमारा, वो VV के बराबर ले सकते हैं क्या? VV के बराबर ले सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि जो भी वाटर है पूरा वर्ड से भरा हुआ है। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या ये ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम? इसको तो पोरोसिटी बोलते हो ना, इसको नहीं बोलते हो, तो ये दोनों इक्वल निकल करके आ गए। यानी अगर वीवी अपॉन वी को पोरोसिटी बोलते हो तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, वी डब्ल्यू अपॉन वी। यानी इस वी डब्ल्यू अपॉन वी यानी फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पोरोसिटी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन गामा डी। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे हमेशा याद रखिएगा। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई। फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट, और ये आपको निकालना ओएमसी निकालना, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन समझ में आ रहा है, हर उतने दिन पे ओएमसी तक मॉइस्चर मेंटेन करना। इन सारी चीज़ों का यूज करके कल न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो कल कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाइएगा और सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। गेट की तैयारी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, मज़ा आ रहा है अगर आपको तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। कल क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो ज़रूर कैलकुलेटर पेन लेकर के बैठिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।